हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेड एकेडमी। माय नेम इज सबूर अहमद खान और जैसा कि आप लोग इस यूट्यूब सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें हम लोग आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनसे मैक्सिमम वेटेज बनता है ऑफ 11th एंट्रेंस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। हम लोग आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो चैप्टर्स हैं कि अगर आप इनको कवर करके जाएंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से अगर आप ये चैप्टर्स कवर करके जाएंगे तो आपका 60 to 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसा कि आपने मेरे साथ अभी तक 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज जिसको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने एमसीक्यूज भी सॉल्व किए थे ऑफ द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, और स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को भी हमने 2 पार्ट में कवर किया। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर राइट्स। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत लिमिटेड डेटा है उसमें, जहां से सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन बनता है कंज्यूमर ऑफ प्रोटेक्शन राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट से एक सवाल बनता है कि कब आया था। फिर बनता है कि कौन कौन से राइट हैं, क्या राइट टू चॉइस है, राइट टू रीएड्रेसल है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये सारे राइट्स हैं। तो यहाँ से सवाल बनते हैं। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हमारी कंटिन्यू ये यूट्यूब पे सीरीज चल रही है। जैद सर इज टीचिंग यू मैथमेटिक्स, जावा सर इज टीचिंग यू हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हया मैम इज टीचिंग यू इंग्लिश, एंड माय नेम इज सबूर अहमद खान, आई एम टीचिंग यू इकोनॉमिक्स एंड वी हैव उस्मान सर फॉर ज्योग्राफी, राइट। और जैसा कि हमारा शेड्यूल चल रहा है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े थे, पहली क्लास थी आर्टिकल्स की बाय हया मैम, एंड आज क्लास है कंज्यूमर राइट्स की, और कल आपको साइज एंड लोकेशन बाय उस्मान सर मिलेगी ज्योग्राफी की क्लास। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कंज्यूमर राइट्स में एक जर्नी देखते हैं कि क्यों कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइटेशन होता है, क्या क्या तरीके हैं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करने के, कंज्यूमर होता कौन है, किस तरीके से एक नेशनल मूवमेंट, इंटरनेशनल मूवमेंट बना कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने कुछ लॉज बनाए, उसके बाद इंडिया में एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, उसके बाद क्या आईएसआई मार्क क्या होता है, एजी मार्क क्या होता है, हॉल मार्क क्या होता है। बहुत थोड़ी सी चीजें हैं जहां से सवाल बनता है इस चैप्टर से। आइए जल्दी से चैप्टर कवर करते हैं, ठीक है। जब ये चैप्टर शुरू होता है, आप एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे कि जब ये चैप्टर शुरू होता है तो उसमें कुछ केसेस लिखे हुए हैं। जैसे कि एक डीयू के टीचर की कहानी लिखी हुई है कि उनको 45,000 रुपए का कंपनसेशन मिला, ये कहानी मिलेगी आपको। उसके बाद आपको मिलेगी एक इंश्योरेंस कंपनी थी जिसको ऑर्डर किया गया कि वो जो रॉन्ग क्लेम डिसीजंस थे उसको रीपे करें, ठीक है, प्रोटेक्शन किया गया कंज्यूमर्स का यहाँ पे। फिर आप देखेंगे बैंक को फाइन किया गया क्योंकि बैंक ने पुअर सर्विसेज दी किसी कस्टमर को। फिर आप देखेंगे हाउसिंग सोसाइटी को फोर्स किया गया कि वो एक ओनर को कंपनसेट करे। ये पहले पेज पे आपको बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स मिलेंगे। ये न्यूज आर्टिकल्स बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे कंज्यूमर के साथ गलत हुआ और कैसे उन कंज्यूमर्स ने अपनी इस दिक्कत को रीएड्रेस करवाया, सॉल्व करवाया, रिजोल्व करवाया और उसके बाद उनको अपना सोल्यूशन मिला, राइट। तो मेजरली ये सब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब देखिए, हु इज अ कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन होता है। मार्केट में 2 रोल होते हैं हम लोगों के। इधर हम लोग प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब हम लोग कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हमारा रोल होता है कंज्यूमर का। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वो फसल उगा रहे हैं, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विसेज में काम कर रहे हैं, दीज आर दी रोल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स के रोल क्या होते हैं, कंज्यूमर जो होता है वो फाइनल गुड, जो भी हमको गुड प्रिपेयर होकर मिल जाती है उसको हम खरीदते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये कंज्यूमर का रोल होता है। कंज्यूमर वो इंसान होता है, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कंज्यूमर की, कोट अनकोट। कंज्यूमर एक वो इंसान होता है जो भी गुड्स और सर्विसेज खरीदता है अपने पर्सनल यूज के लिए, नॉट फॉर रीसेल। मतलब जो भी वो खरीदेगा वो उसके पर्सनल यूज के लिए होगी, वो उसको फर्दर रीसेल नहीं करता है। तो जो एंड यूजर होता है वही हमारा क्या होता है, कस्टमर होता है। अब देखो, नीड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। मार्केट में रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या जरूरत है, देखते हैं क्या जरूरत है। मार्केट बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाती है, क्यों? क्योंकि सेलर के पास ज्यादा पावर है, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेलर्स, उनके पास प्रोडक्ट है। हम सिर्फ खरीदने जाते हैं प्रोडक्ट, वो हमको जिस तरीके के प्रोडक्ट चाहे दे सकते हैं, कभी कभी हमको डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं, ठीक है। बायर्स स्कैटर्ड है बाय स्मॉल क्वांटिटीज। हम जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, हम छोटी छोटी क्वांटिटीज खरीदते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी क्वांटिटीज सेल करते हैं, तो वो अपनी पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं। लार्ज कंपनीज इन्फ्लुएंस करती है प्राइस और इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी कंपनीज है जो प्राइस बढ़ाती रहती हैं। आजकल आपने देखा होगा, जैसे पहले मैगी 5 रुपए की, 10 रुपए की आती थी, फिर वो 12 रुपए की होती है, फिर वो 14 रुपीज की हो जाती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, अपनी पावर का मिसयूज करती हैं। अगर उन्हें समझ में आ जाता है कि जो कंज्यूमर है, जो खरीदने वाला इंसान है, वो तो खरीदेगा, आप कितना भी अपना प्राइस बढ़ाते चले जाओ तो वो अनफेयर तरीके से अपना प्राइस बढ़ाती चली जाती है। कंज्यूमर के पास इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती कंज्यूमर के पास। इसी वजह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन भी कई बार हम देखते हैं कि कंज्यूमर का बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। सॉरी, यस, मूविंग फॉरवर्ड। एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, किस किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है।
कभी कभी अंडर वेइंग, मतलब जितना वजन हमने मांगा, सपोज करो हमने 1 किलो मांगा, उसने कम दे दिया, तो अंडर वे दे देते हैं हमको कभी कभी। कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर चार्ज करते हैं, कि जितना पैसे उन्हें चार्ज करना चाहिए एक्चुअल में उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। सेलिंग डिफेक्टिव और अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स, मतलब खराब प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिलावट हो रही होती है, ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। हाइडिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने देखा होगा कई सारे पे मार्क लगा हुआ होता है, वेज रेड कलर का, नॉन वेज बना हुआ होता है, और ऐसे करके मार्क होते हैं ना, यूं लिखा होता है वेज नॉन वेज। कई बार आप देखते हैं कि लोग ये भी छुपाते हैं कि उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वेज है नॉन वेज है, क्या सारी चीजें। फॉल्स एडवर्टीजमेंट करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा रेड बुल गिव्स यू विंग्स, एक ऐड आया था रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब एक आदमी ने रेड बुल पी और उसको विंग्स नहीं आए, क्योंकि विंग्स नहीं आएंगे ना, वो तो बस एक एडवर्टीजमेंट था कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स। अब वो कोर्ट पहुंच गया कि मैंने रेड बुल पी पर मुझे विंग्स नहीं आए। तो कंपनी ने कहा कि आपने फॉल्स एडवर्टीजमेंट क्यों करा, आपने बताया क्यों कि विंग्स आ जाते हैं, क्योंकि विंग्स तो आते नहीं है। ठीक इसी तरीके से मैनिपुलेट करना मीडिया को, ताकि मैनिपुलेट करना मीडिया से और मिसलीड करना कंज्यूमर्स को गलत मैसेज देना कि आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे आपका चेहरा फेयर हो जाएगा, अगर आप ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो आपका वेट लेट से कम हो जाएगा, हाइट बढ़ जाएगी, या फिर आप ग्लो करने लगेंगे। ये सारे कभी कभी फॉल्स क्लेम्स कंपनी करती है, और जब आप उनका प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक, अब देखिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये सब एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो ये हमने अभी जैसे कि देखा कि कंज्यूमर्स वीक पोजीशन में क्यों है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटीज लेते हैं, उनके पास नॉलेज कम है, वो प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते, कि बहाना बना देते हैं कि अरे सर आपने ठीक से यूज नहीं किया वरना तो इसका ये फायदा होता। ठीक है, लीगल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर कंज्यूमर के साथ गलत भी हो जाता है तो वो कहीं जाते ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम लेके, किसी कोर्ट में जाते ही नहीं है, रीएड्रेसल करवाने नहीं जाते हैं। ठीक है, मतलब रीएड्रेसल मतलब सोल्यूशन के लिए, उनको सोल्यूशंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं तो अपना सोल्यूशन करवाने नहीं जाते हैं, बहुत टफ है सोल्यूशंस जो है, रीएड्रेसल बहुत टफ है। उसके बाद प्रोड्यूसर कैन शिफ्ट ब्लेम टू कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर कई बार क्या होता है ना, ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर पे, कि सर आपसे ही टूटा होगा, सर आपने ही इसको गलत इस्तेमाल किया होगा, सर ये आपसे ये गलती हो गई, हमारा प्रोडक्ट ऐसा था ही नहीं। ब्लेम शिफ्ट कर देते हैं। अनऑर्गेनाइज मार्केट्स लैक ओवरसाइट, अनऑर्गेनाइज मार्केट मतलब ऐसी मार्केट्स जिनके ऊपर किसी की निगरानी नहीं होती है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर IRDAI नाम की अथॉरिटी बैठी हुई है। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी नाम की अथॉरिटी बैठी है, वो अथॉरिटी देखती रहती है कि आप सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट कुछ लोकल मार्केट्स होती हैं जो आपके घर पे आसपास मार्केट्स होती है, वहां पे कोई अथॉरिटी होती है, कोई अथॉरिटी नहीं होती, तो वहां पे प्रोड्यूसर्स ज्यादा फायदा उठा लेते हैं कंज्यूमर्स की लैक ऑफ नॉलेज का, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का। ठीक, अब देखो अब क्या होना शुरू हुआ, लोगों ने एक कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कंज्यूमर मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें लोगों ने आवाज उठाना शुरू करी कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है, अगर हमारे साथ किसी ने हमें फॉल्टेड प्रोडक्ट बेच दिया, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट दे दिया, डिफेक्टेड प्रोडक्ट दे दिया, तो हम उसको रीएड्रेस करवाने, अपनी प्रॉब्लम का सुझान करवाने कहाँ पे जाए, सोल्यूशन करवाने कहाँ जाए। तो ये जो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने कंज्यूमर मूवमेंट को जन्म दिया, कंज्यूमर मूवमेंट को बर्थ दी ड्यूरिंग 1960s एंड 70s। क्या क्या थे, फूड शॉर्टेजेस होना शुरू हुई इंडिया में, बहुत ज्यादा फूड शॉर्टेजेस हुई, फूड के प्राइसेस एक साथ बढ़ना शुरू हो गए। उसके बाद क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट घटने लगी, बेकार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलने लगे। रैम्पेंट एडल्ट्रेशन मतलब इसको बोलते हैं मिलावट, बहुत मिलावटी सामान मिलने लगा, तो लोग और ज्यादा गुस्सा होने लगे। होर्डिंग, लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, सामान जमा करना शुरू कर दिया, और जब सामान जमा कर लेते थे उसके प्राइस बहुत बढ़ जाते थे, तब एकदम से उसको बेचा करते थे, जिसको बोलते हैं ब्लैक मार्केटिंग होने लगी। होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग गोज हैंड इन हैंड। और कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं था कंज्यूमर्स के पास जिससे वो अपनी ये समस्या का समाधान करवा सके, मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सके, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत सारे फैक्टर्स थे, ग्लोबली ये फैक्टर्स चल रहे थे, इंडिया में भी ये फैक्टर्स चल रहे थे, इसकी वजह से एक मूवमेंट लॉन्च हुआ। ठीक है, अर्ली फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट क्या था, अर्ली लोगों ने क्या करना शुरू करा, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में आना शुरू हुए कि यहाँ खराब सामान मिल रहा है, डिफेक्टेड सामान मिल रहा है, महंगी चीजें मिल रही हैं और क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। उसके बाद एग्जीबिशंस होना शुरू हो गई, लोगों ने एग्जिबिट करना शुरू कर दिया अपने आइडियाज। इन्वेस्टिगेटिंग रेशन शॉप माल प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, कैमरास लगा के अचानक से रेड कर दी, वहां पे जाके देख लिया किसी फैक्ट्री में गंदा सामान बन रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा शायद, अगर देखा होगा यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे न्यूज आ रही थी, अलीगढ़ के पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे मोमोज बनते हैं और वहां पे बहुत ही गंदे तरीके से मीट को प्रोसेस किया जा रहा था। ठीक है, मॉनिटरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओवर क्राउडिंग, ये देखने लगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसमें ओवर क्राउडिंग क्यों हो रही है, आप ज्यादा बसेस चलवाइए, कंज्यूमर के साथ गलत क्यों हो रहा है, टिकट इंसान ने लिया है वो खड़ा होकर जा रहा है बस में। फॉर्मिंग कंज्यूमर ग्रुप्स, कंज्यूमर ग्रुप्स बनना शुरू हो गए सिटीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइट करते थे फॉर कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो ये अर्ली फॉर्म्स थे।
अब इसके बाद क्या होना शुरू होता है, थोड़ा सा माहौल बन रहा है कंज्यूमर्स के फेवर में, एक माहौल बनना था। तो एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट होता है बहुत बड़ा। इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट का क्या नाम था, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल। इन 1985 यूनाइटेड नेशंस ने कुछ गाइडलाइंस निकाली, यूएन गाइडलाइंस, किसके लिए, फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 1985 में गाइडलाइंस निकाली। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, एमसीक्यू, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ही प्रिडिक्टेबल है कि यहाँ से ही एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। किस लिए बनाई, कंट्रीज को हेल्प करने के लिए कि वो हम एक जनरल गाइडलाइन बना देते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि हम एक जनरल गाइडलाइन बना देते हैं, अब आप इन गाइडलाइंस को देख के अपने अपने कंट्री में अपने अपने हिसाब से लॉज बना लीजिए, हम जनरल गाइडलाइन दे देते हैं। तो कंट्रीज को हेल्प करने के लिए कि भाई आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ बना लो, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए कंज्यूमर एडवोकेसी, जो लोग कंज्यूमर्स के लिए एडवोकेट करते थे, उनके लिए आवाज उठाते थे, उनको सपोर्ट करने के लिए गाइडलाइंस बनाई। कंज्यूमर इंटरनेशनल बिकेम एन अम्ब्रेला बॉडी, एक बहुत बड़ी बॉडी बन गई अम्ब्रेला बॉडी। अम्ब्रेला बॉडी वो होती है जिसके नीचे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इस बॉडी में 240 ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े और 100 से ज्यादा कंट्रीज जुड़ी। 240 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जुड़े और 100 से ज्यादा कंट्रीज जुड़ी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका नाम था कंज्यूमर इंटरनेशनल। किसने बनाया था, यूनाइटेड नेशंस ने बनाया था। कब बनाया था, 1985 में बनाया था, रट लीजिए बिल्कुल आप ये चीज। इसके बाद एक बहुत बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट होता है। वो लैंडमार्क अचीवमेंट ये होता है कि इंडिया में एक लॉ आता है 1986 में, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कोपरा यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है, एक लैंडमार्क लॉ था, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कंज्यूमर ग्रुप्स की कंज्यूमर्स की तरफ से, कंज्यूमर ग्रुप्स की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा था कि इंडिया में भी एक लॉ आना चाहिए जो कि हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो 1986 में ये लॉ आता है। अब याद रखना 1985 में यूनाइटेड नेशंस ने गाइडलाइन बनाई, उन गाइडलाइन को देखते हुए 1986 में ये लॉ आता है और वो क्या कहता है, कंज्यूमर्स को लीगल राइट्स मिले कि आप किस किस तरीके से अपनी परेशानी का समाधान कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी ने गलत प्रोडक्ट बेच दिया है, कुछ भी आपके साथ फ्रॉड कर दिया है, तो आप किस तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं। लीगल राइट्स मिले, कंज्यूमर कोर्ट्स बने, अभी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर कोर्ट्स के बारे में। कंज्यूमर कोर्ट बने जहां पे आप जाके अपनी प्रॉब्लम को रीएड्रेस करवा सकते हैं। कंपनसेशन फॉर लॉस, अगर आपके साथ किसी ने डिफेक्टेड प्रोडक्ट दे दिया है, आपको कोई लॉस हो गया है, आपकी तबीयत खराब हो गई या आपको एडमिट होना पड़ा किसी गलत प्रोडक्ट की वजह से, या आपको किसी भी तरीके का नुकसान हुआ किसी डिफेक्टेड प्रोडक्ट की वजह से, तो आपको उसका लॉस का कंपनसेशन मिलेगा। और एक कंज्यूमर की जो ग्रीवांस थी उनको रीएड्रेसल करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर भी हम लोगों को पता लगा, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू सेफ्टी। अब कंज्यूमर्स के पास कितने राइट होते हैं, कंज्यूमर्स के पास एक राइट टू सेफ्टी होता है, मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स हार्मफुल टू लाइफ। अगर कोई ऐसा गुड है जो कि आपकी लाइफ में हार्मफुल हो सकता है, जैसे आपने लिखा प्रोडक्ट्स के पीछे लिखा हुआ होगा चोकिंग हजार्ड, कि इसको बच्चे ना खाएं, 5 साल से छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चों से दूर रखिए, क्योंकि बच्चे इसको निगल लेंगे तो शायद ये अटक सकता है। इस तरीके के आपने मैसेजेस देखे होंगे प्रोडक्ट्स के पीछे लिखे हुए। तो स्पेशली नेसेसरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है किसके लिए नेसेसरी है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पीछे लिखा होना चाहिए सेफ्टी मेजर्स, गैस सिलेंडर्स, मेडिसिन किसको खानी है, किस एज ग्रुप को खानी है, फीमेल, मेल एक्सेट्रा। ऑटोमोबाइल्स में लिखा होता है हाउ टू ड्राइव। फिर मेडिकल सर्विसेज जो होती है, मैन्युफैक्चरर्स को ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं और अपने हर प्रोडक्ट के पीछे इंफॉर्मेशन लिखनी है जो सेफ्टी से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मैन्युफैक्चर को क्या क्या डिस्प्ले करना है। जो सपोज करो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर का, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर को लिखनी है। पहली इन्फॉर्मेशन इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखना है कि इसमें क्या क्या चीज पड़ी है, प्राइस, एमआरपी, इतने रुपए का बेच सकते हैं आप, इससे ऊपर रुपए का नहीं बेच सकते, बैच नंबर और कब बना। इसी के बाद एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, आपने देखा होगा बैच नंबर दिस, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये लिखी होती है। फिर लिखा होता है या तो एक्सपायर लिखा होता है या फिर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 36 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 4 ईयर्स, ऐसे लिखा होता है। मैन्युफैक्चर का एड्रेस लिखा हुआ होगा, किसने मैन्युफैक्चर करा है, कैसे इसको यूज करना है और क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर साइड इफेक्ट होते हैं तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी होगी उस साइड इफेक्ट को, मतलब सॉरी पॉसिबल साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये मेडिसिन के आगे लिखा हुआ होता है कि इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, बैच नंबर, एक्सपायरी नंबर, ये सारी चीजें लिखी होती हैं। तो दीज आर दी मैंडेटरी, जो मैन्युफैक्चरर्स को ये सारी चीजें अपने प्रोडक्ट के पीछे लिखनी ही लिखनी है, डेटा देना ही देना है। इसी के चलते एक आरटीआई एक्ट आता है 2005 में, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। जैसे एक केस था कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, उनको जॉब नहीं मिली आफ्टर रिजल्ट, मतलब उनका नाम आया लिस्ट में लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। उन्होंने आरटीआई डाली और आरटीआई डालते ही क्या हुआ, उनको फौरन अपना अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया।
तो उन्होंने एकदम से इंफॉर्मेशन निकलवा ली कि भाई जब मेरा नाम लिस्ट में था तो मुझे क्यों नहीं मिला, तो एकदम से गवर्नमेंट ने उनको फिर जॉब दे दी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, सिटीजन डिमांड कर सकते हैं गवर्नमेंट के ऑफिस से कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि जरूरी है उनके लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई कि अब गवर्नमेंट किसी तरीके का झूठ नहीं बोल सकती हमसे, कोई भी चीज हो उसमें गवर्नमेंट को हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और इससे क्या हुआ ना, डिसीजंस टाइमली लेने लगे और अकाउंटेबल हो गए, जवाबदेही हो गई। पहले क्या होता था, कोई रिजल्ट आया किसी चीज का, भर्ती मतलब फॉर एग्जांपल पुलिस में जॉब्स का रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, बहुत टाइम हो गया, या रिजल्ट आया तो क्राइटेरिया नहीं पता लग पा रहा है कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे लोगों को सिलेक्ट करा गया है, तो वो लोग आरटीआई डाल सकते हैं और इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि भाई बताओ मेरे इतने मार्क्स थे, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप 11th एंट्रेंस देते हैं और आपके नंबर बहुत ज्यादा है लेकिन आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो आप भी आरटीआई डाल के इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं कि मेरा नाम क्यों नहीं आया, मेरे नंबर तो बहुत ज्यादा थे। ठीक है, मूविंग ऑन, राइट टू चॉइस। कंज्यूमर्स के पास राइट टू चॉइस होनी चाहिए। राइट टू चॉइस क्या, कि आप उनको कोई सामान जबरदस्ती नहीं बेच सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम होना चाहिए उन पर। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि किसी कस्टमर को फोर्स करा जा रहा है कि टूथब्रश के साथ तुमको टूथपेस्ट लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ठीक है, गैस एजेंसी फोर्स करती है कि जब आप सिलेंडर का कनेक्शन लेने जाओगे तो आपको एक स्टोव परचेज करना ही पड़ेगा। ठीक है, केबल ऑपरेटर्स जो है आपकी चॉइस रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि भाई ये चैनल लोगे तो इसके साथ ये चैनल तो लेना पड़ेगा, तभी आपको क्रिकेट वाला चैनल मिलेगा। अब उनको पता है इंडिया के मैचेस चल रहे हैं, लोग इंडिया वाला चैनल ओपन करवाएंगे तो कहेंगे ये वाला चैनल तभी ओपन होगा जब इसके साथ ये वाले 3 चैनल और ओपन करवाओगे। तो यहाँ पे कंज्यूमर की चॉइस आपने खत्म कर दी ना इस केस में, बिल्कुल कंज्यूमर की चॉइस ही खत्म हो गई। अब उसको उसकी चॉइस है कि वो टूथब्रश के साथ टूथपेस्ट लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, या फिर उसको गैस सिलेंडर के साथ स्टोव लेना है नहीं लेना है, ये तो उसकी चॉइस है। ठीक है, तो राइट टू चॉइस होनी चाहिए। एक हमने राइट टू सेफ्टी पढ़ लिया, एक राइट टू चॉइस पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं राइट टू रीएड्रेसल। रीएड्रेसल क्या होता है, रीएड्रेसल का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का समाधान करना, उसको एड्रेस करना, रीएड्रेसल करना। जैसे कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वो खराब निकला, अब मैं किसके पास जाऊंगा कि वो प्रोडक्ट खराब निकला, तो उसके लिए डेडिकेटेड कोड्स बनाए गए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देखो कंज्यूमर को कैसे, सपोज करो कंज्यूमर ने क्या फेस किया कि उसको डिफेक्टेड गुड्स मिले, या फिर क्वांटिटी गलत मिली, लिखी थी उस पर 100 ग्राम, ठीक है, और दे दी उसको 50 ग्राम, ये कंज्यूमर को दिक्कत हुई। या फिर उसको सर्विसेज पुअर मिली, बात हुई थी ये सर्विस मिलेगी पर ये सर्विस नहीं मिली, डिफिशियंसी हुई, सर्विस कम दी, सर्विस जितनी वादा किया था उससे कम मिली, तो क्या कर सकते हैं, वो उसको रिप्लेस करवा सकते हैं प्रोडक्ट को, वो उसका रिफंड ले सकते हैं। अगर उनको कोई नुकसान हुआ है उस सर्विस से या उस प्रोडक्ट से तो उनको कंपनसेशन भी मिल सकता है। और अगर ये कंपनी बार बार ऐसी हरकत कर रही है कि डिफेक्टेड चीजें बेच रही है, डिफेक्टेड सर्विसेज दे रही है, तो उसके लिए उनको पनिश भी किया जा सकता है। तो रीएड्रेसल का हमने मैकेनिज्म बनाया इंडिया में, रीएड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जिसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट जाके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। इन कोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं देखता हूँ एक सेकेंड, इन कोर्ट्स के बारे में लिखा होगा। ये रहे कंज्यूमर कोर्ट का ये स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कोर्ट लेवल क्या है कि सपोज करो अगर आपका क्लेम 20 लाख रुपए तक का है, अगर आपका क्लेम 20 लाख रुपए तक का आपका नुकसान हुआ या क्लेम है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जा सकते हैं, फर्स्ट लेवल, यहाँ पे सबसे पहले कंप्लेन हैंडल होगी। अगर आपका 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का मसला है तो आप डायरेक्ट स्टेट कमीशन जा सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, अगर आपका 20 लाख से 1 करोड़ का कोई मसला है तो आप यहाँ पे यहाँ पे आप जा सकते हैं अपील करने के लिए कि भाई मेरी दिक्कत हो गई। या फिर आपका सिर्फ 20 लाख का था, आप गए पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे गए, आपको यहाँ पे समाधान नहीं मिला, तो आप स्टेट कमीशन पे जा सकते हैं। स्टेट कमीशन पे भी आपको समाधान नहीं मिला, आप उसके बाद नेशनल कमीशन पे जा सकते हैं। तो पहले इस लेवल पे गए, फिर इस लेवल पे गए, फिर इस लेवल पे गए। लेकिन अगर सपोज करो आपका 1 करोड़ से ऊपर का लॉस है, तो क्या आप पहले इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे, फिर इस पे जाओगे? नहीं। तो फिर आप किस पे जा सकते हो डायरेक्टली, आप डायरेक्टली नेशनल कमीशन पे जा सकते हो। इसके लिए आपके कोर्ट्स बनाए गए। हाईएस्ट लेवल नेशनल केसेस किस पे जाते हैं, नेशनल कमीशन। छोटे केसेस 20 लाख तक के किस पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। उससे बड़े केसेस किस पे जाते हैं, 20 लाख से 1 करोड़ वाले, स्टेट कमीशन, और फिर नेशनल कमीशन। ये हमारे कोर्ट्स हैं जो कि हमारा रीएड्रेसल हैंडल करते हैं। ठीक, चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। राइट टू रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपके साथ अगर कोई भी फ्रॉड हुआ है या आपके साथ कोई डिफेक्टेड आइटम मिला है तो आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द कोर्ट्स। जस्ट अ सेकेंड। तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं खुद को कोर्ट में, राइट टू रिप्रेजेंटेशन आपके पास है।
ठीक है। जैसे कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा सकते हैं, मैंने अभी बताया, स्टेट लेवल पे जा सकते हैं, नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिला, आप स्टेट पे जाइए, स्टेट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप नेशनल पे चले जाइए। आपका मैटर 20 लाख से 1 करोड़ का है, आप डायरेक्टली स्टेट जा सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर है, डायरेक्टली नेशनल जा सकते हैं। 20 लाख तक का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। इवन वॉलंटरी कंज्यूमर ग्रुप्स कैन रिप्रेजेंट देम, आपको कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जरूरी नहीं है आपकी आपको एक फॉर्मल लॉयर करना है, आप खुद को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो राइट टू रिप्रेजेंटेशन भी एक राइट है जो कंज्यूमर्स के पास है। इससे क्या इंश्योर हो रहा है, कंज्यूमर की बात सुनी जा रही है, उसकी फेयर हियरिंग हो रही है और उसको एक्सेसिबिलिटी मिल रही है बिना लॉयर्स के, कि आपको जरूरी नहीं है कि अगर आपको इन कोर्ट्स में जाना है तो आपको एक मैंडेटरी लॉयर लेके जाना पड़ेगा, आप बिना लॉयर के भी इन कोर्ट्स में जा सकते हैं। ये चीज हमको यहाँ से मिल गई। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है। ये आपके एंट्रेंस में नहीं पूछेगा, एक बार पढ़ लेते हैं कैसी एजुकेशन चाहिए और कैसे एजुकेशन मिलती है। कंज्यूमर एजुकेशन मिलनी चाहिए, जैसे कि हाउ टू रीड लेबल्स, लेबल पे जो इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उनको कैसे पढ़ना है, कैसे कंप्लेन फाइल करनी है, गुड ऑथेंटिक है या नहीं है ये कैसे पता लगाना है, उनकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो, और उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो ये कैसे अवॉइड करना है। अभी कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट अवेयरनेस फैलाती है पोस्टर से, जैसे आपने देखा होगा आरबीआई कहता है सतर्क रहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐड आता है फ्रॉड कॉल्स मत उठाइए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। टीवी एड्स के जरिए, कैंपेन की जगह टेक्स्ट बुक, जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर एजुकेशन है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि फ्रॉड से कैसे बचना है, कैसे आपको एजुकेटेड रहना है। फिर हमने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स वो पैरामीटर होते हैं जिसमें हम जज कर सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी अच्छी है। लेकिन स्टैंडर्ड्स मैटर क्यों करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कि आप उस पर सर्टिफिकेशन लोगोज बने हुए होते हैं, जैसे हॉलमार्क का लोगो ऐसे करके हॉलमार्क का लोगो बना होता है, फिर ऐसे करके एक आईएसआई मार्क बना हुआ होता है ना, मुझे सही से बनाना नहीं आता, एक आईएसआई मार्क बना हुआ होता है इस तरीके से। तो ये लोगोस क्या एश्योर करते हैं कि क्वालिटी जितनी बताई जा रही है वही है, एज वेल एज क्वांटिटी जो बताई जा रही है वो भी उतनी है, सेफ्टी है उस प्रोडक्ट में, क्या वो प्रोडक्ट रिलायबल है, क्या वो प्रोडक्ट ऑथेंटिक है। ये सारी चीजें कौन सी चीज बताती है, अगर उस पर जो लोगो लगे हुए होते हैं। लोगो किसके होते हैं, स्टैंडर्ड्स के लोगो होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से लोगोस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईएसआई मार्क लगा होता है ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक गुड्स जो हम खरीदते हैं, अप्लायंसेस खरीदते हैं, टीवी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, उस सब पे आईएसआई मार्क बना हुआ होता है। अगर आईएसआई मार्क बनाए तो मतलब उसकी क्वालिटी क्वांटिटी चेक हो चुकी है। फिर एजी मार्क होता है ऑन एग्रीकल्चरल आइटम, जैसे कि ऑयल, सीरियल्स, स्पाइसेस, व्हीट, ग्रेन्स, इन सब पे लिखा होता है तो पता होता है कि अच्छा इनकी भी क्वालिटी चेक हो चुकी है, बढ़िया है। फिर गोल्ड ज्वेलरी पे आता है हॉलमार्क, जो परफेक्ट 22 कैरेट ज्वेलरी होती है जिसके अंदर कोई और मिलावट नहीं होती है, उस पर 22 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी का एक ठप्पा लगा हुआ होता है हॉलमार्क। तो अगर आप कभी गोल्ड खरीदने जाएंगे तो आपको ये वाला मार्क मिलेगा वहां पे। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है 24 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन पे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था कोपरा 1986 में इनेक्ट हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ एक पॉसिबिलिटी है आपके एमसीक्यू आने की, यहाँ से एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है। इस स्लाइड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस वाले स्लाइड से बहुत ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी है। पूछ लेगा आईएसआई मार्क किस लिए होता है, एजी मार्क किस चीज के लिए होता है, हॉल मार्क किस चीज के लिए होता है। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर डे। प्रोग्रेस, क्या हमने इसमें प्रोग्रेस करी है? यस, हमने प्रोग्रेस करी है इसमें। ओवर 700 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं आज इंडिया में, 700 से ज्यादा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स के लिए लड़ रही हैं। अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, बिल्कुल बढ़ी है। लीगल सिस्टम स्टैब्लिश हुआ है, बिल्कुल स्टैब्लिश हुआ है। हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, स्टेट लेवल कोर्ट, नेशनल लेवल कोर्ट, ये सब हुआ है। मल्टीपल केसेस विक्ट्रीज, बहुत सारे केसेस में लोग जीते भी हैं। पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था डीयू के प्रोफेसर को 45,000 रुपए मिले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। बहुत सारी केस में लोग जीते भी हैं। स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन में हमने पढ़ लिया आईएसआई मार्क, एजी मार्क और हॉल मार्क, ये चीज पढ़ ली। तो यस, हमने प्रोग्रेस तो करी है, जहां से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी उससे तो हम काफी ज्यादा आगे निकल आए हैं। सो दिस सम्स अप योर क्लास। यहाँ पे हमारी क्लास खत्म हो गई। मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर राइट्स बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें से बहुत ही प्रेडिक्टेबल सवाल आते हैं। ये सवाल आप यूं करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से सवाल आएगा और मैं इजीली कर लूंगा। ये बहुत ही ज्यादा इजी मार्क्स मैं आपको बोलूंगा। यहाँ से जो देखो क्या पूछेगा, मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ, यही क्वेश्चंस आएंगे अगर आए इस चैप्टर से। क्या क्वेश्चन आएंगे, कोपरा कब आया, 1986, कोपरा की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने अपनी गाइडलाइंस कब निकाली, 1985। 3 क्वेश्चंस हो गए। आईजीआई मार्क पूछ लेगा, एजी मार्क पूछ लेगा, हॉल मार्क पूछ लेगा कि इसमें से फॉर एग्जांपल कि आईएसआई मार्क किस पे होता है, एजी मार्क किसके लिए होता है, हॉल मार्क किसके लिए होता है। 4 सवाल। 5वां सवाल पूछ लेगा कि कौन कौन से राइट्स हैं, तो उसमें राइट टू रिड्रेसल, राइट टू चॉइस, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी राइट्स हैं। 5 क्वेश्चन हो गए।
और छठा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ये 6 सवाल हैं। और इन 6 सवाल से बाहर आई एम टेलिंग यू, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, बाहर सवाल नहीं आएगा। या तो कोपरा की फुल फॉर्म, कब बना, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आप एक जगह एक पेपर पे लिख लीजिए। जो क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, इसी में से आएगा। ये चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन बहुत प्रिडिक्टेबल सवाल आते हैं। अब आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए सीरीज में। कल आपका उस्मान सर का ज्योग्राफी का लेक्चर है, आई गेस साइज एंड लोकेशन का, आप उसको अच्छे से पढ़िए और फिर मैं एक अगला चैप्टर लेके आपके साथ बहुत जल्दी वापस आऊंगा। थैंक यू सो मच।